हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो आपके आईटी के एग्जाम के अंदर आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करवा देगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं आईटी का लास्ट मिनट रिवीजन। इसमें हम लोग सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवाइज कर लेंगे, उनकी डेफिनेशंस रिवाइज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आएंगे वैसे क्वेश्चंस मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा। ये लास्ट मिनट रिवीजन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे हमें एसक्यूएल कमांड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि भैया कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूं। आपको इसमें टेबल गिवन रहेगी, जैसे कि टेबल है, उसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस। तो यहां पे ग्रीन हाउस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल आपको बतानी। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले किस किस के बारे में पूछा गया, सभी डिटेल्स के बारे में पूछा गया। तो डिटेल्स का कॉलम आपको ढूंढना है। सबसे फर्स्ट कॉलम रहेगा यहां पर एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, डीओबी और मार्क्स और हाउस और जेंडर, ठीक है। ये पूरा पूरा हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा जो कि हमें डिस्प्ले करना है। तो हम इसमें लिखेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा वो ये रहेगा सेलेक्ट, और फिर उसके बाद में हमने क्या क्या सेलेक्ट करना है, एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड्स, डेट ऑफ बर्थ, हाउस, ठीक है। अब ये कहां से सेलेक्ट करना है, तो यहां पे आ रहा है कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ये किसका नाम है, टेबल का नाम है। और वेयर जो कि हमारा रहेगा हाउस। हाउस कौन सा बोला गया, ग्रीन बोला गया। तो इस तरीके से आपको इसे लिखना है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 5 हुज एडमिशन नंबर इज 5, 1005। तो आपको बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ 1005 के आपको प्लस ऑफ 5 मार्क्स करने हैं। तो आप कैसे करोगे, तो आप इसमें लिखेंगे कि अपडेट स्टूडेंट मार्क्स, और फिर उसके बाद में सेट मार्क्स, और फिर मार्क्स प्लस 5 करके आप इसे करेंगे। आपको बस मार्क्स को अपडेट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के। तो आप इसमें लिखेंगे इसी तरीके से कि आपने लिखा अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। आपको स्टूडेंट ये किसका नाम है, ये है हमारी टेबल का नाम है। फिर उसके बाद में सेट मार्क्स इज इक्वल टू आ जाएगा मार्क्स प्लस 5, वेयर यहां पर एडमिशन नंबर हमने डिफाइन कर दिया कि इसको आपको पूरे को अपडेट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, उस पे जाने से पहले यार एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। अभी आप लोग शायद क्लास 11th में जाने वाले हो, इसके बाद में तो आप लोगों ने एक बार कमेंट एक जरूर से करना। जो भी स्टूडेंट इसे देख रहा है, एक सेकंड के लिए चाहे से कुछ भी कमेंट करो, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि भाई मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स भी आए हैं। तो ये इसीलिए आप ना एक कमेंट कर दो, चाहे से कोई सा भी इमोजी आप करो, लेकिन एक कमेंट होना चाहिए। लाइक से ज्यादा कमेंट्स आज दिखने चाहिए। देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 80, कि 80 से कम जितने भी है उसे आप डिफाइन करेंगे। तो वही हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज में लेंगे कि डिटेल्स हमें चाहिए, तो हम इसमें पूरे पूरे कॉलम को डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग ये कंडीशन लगा देंगे मार्क्स लेस देन 80, ठीक है। तो यही हमने इसमें किया है। ये आप इसमें देखिए कि हमने लिखा है कि सेलेक्ट एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ, हाउस एंड जेंडर, फ्रॉम कहां से है, स्टूडेंट, और वेयर मार्क्स आर लेस देन 80। जो भी आपको कंडीशन बोली जाए वो आपको इसमें लास्ट में लगा देनी है। जैसे कि हमने यहां पर हाउस की कंडीशन लगा दी, इसी तरीके से किसी भी कॉलम के लिए कोई भी कंडीशन आ सकती है। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में बोला गया कि डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स की। यहां पर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें वही फॉलो करोगे, वही आप एक फर्स्ट कॉलम को पूरा डिफाइन करोगे कि सेलेक्ट एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड्स, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, हाउस, जेंडर, फ्रॉम स्टूडेंट। एंड यहां पे आपको क्या लिखना है, ये कमांड हमारा रहेगा कि ऑर्डर बाय मार्क्स डिक्रीजिंग, ठीक है। ये डिक्रीजिंग का हमारा कमांड रहेगा, क्या रहेगा, वो रहेगा DESC, ठीक है। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग का कमांड, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 100% तुम्हारे एग्जाम के अंदर एज इट इज आने वाले। अब इसमें क्या बोला जाएगा कि आपको ऑर्डर्स दिए गए हैं और आपको बोला गया कि सुटेबल डेटा टाइप बताना है आपको कि किसके लिए कौन सा डेटा टाइप है। जैसे कि ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी है और अमाउंट है। तो आप इसमें स्पेसिफाई कीजिए। तो अब आप देखेंगे कि ऑर्डर आईडी जो है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, A_101। तो यहां पर क्या है, आपके पास में टेक्स्ट भी है, यहां पर आपके पास में नंबर भी है, और उसी के साथ में यहां पर आपके पास में अंडरस्कोर भी है। तो यहां पे सब कुछ है। तो आप इसके लिए क्या यूज में लेंगे, यहां पर आप इसके लिए यूज में लेंगे वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। वेरिएबल कैरेक्टर का हमारे पास में ये रहने वाला है, तो आपने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, जैसे कि ऑर्डर डेट है। अब आप ऑर्डर डेट के अंदर देखोगे कि इसमें सभी के अंदर डेट मेंशन है। तो जहां पर भी डेट मेंशन करी जाएगी तो आप इसमें सिंपल सा क्या लिखोगे, वो हो गया यहां पे डेट। फिर उसके बाद में कस्टमर आईडी, इसमें भी यहां पे आपके पास में दोनों कैरेक्टर्स हैं। आपके पास में कैरेक्टर भी हैं, टेक्स्ट भी हैं और नंबर्स भी है। तो इन सभी को लेकर के आप कैरेक्टर लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इसमें कुछ और लिखो, आपको जो
समझ में आ रहा है वो आप लिखो, बेसिक लिखो, इसमें सारे ऑप्शंस टीचर को दिए जाते हैं, इसमें गलती नहीं होती। फिर उसके बाद में अमाउंट अगर आप देखेंगे तो अमाउंट में क्या है, यहाँ पे अमाउंट 1200 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है बीच में डेसिमल होता है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे डेसिमल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑर्डर वैल्यू के लिए हमें लिखना है वेरिएबल कैरेक्टर, फिर ऑर्डर डेट के लिए डेट लिखा है, कस्टमर आईडी के लिए हमने वेरिएबल कैरेक्टर और अमाउंट के लिए हमने लिख दिया डेसिमल। इस तरीके से आपको ये याद। जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि 4 टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, 4 टाइप होते हैं इसके। जैसे कि सबसे फर्स्ट होता है वो होता है हमारा न्यूमेरिक टाइप। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारा का सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज्ड डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड्स यूज्ड इन द डेटाबेस। जितनी भी हमारे डेटाबेस के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होती हैं वो किस में आती है, न्यूमेरिक टाइप में आते हैं। फिर इसी तरीके से बाइनरी टाइप में क्या आता है कि बाइनरी टाइप डेटा इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट एंड बाइनरी डेटा इन अ डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज एंड म्यूजिक फाइल। फोटोज एंड म्यूजिक फाइल जो है हम लोग बाइनरी टाइप में स्टोर करते हैं। फिर उसी के साथ में डेट एंड टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेट एंड टाइम डेटाबेस आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द डेट एंड टाइम वैल्यूज ऑफ द फील्ड यूज्ड इन द टेबल ऑफ अ डेटाबेस। कि हमारी डेटाबेस में जो भी डेट एंड टाइम है वो हम लोग किस में स्टोर करते हैं, डेटाबेस एंड मतलब डेटा एंड टाइम में उसको स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद में इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आप इसे कहां पर यूज में लेंगे, यहां पे आप इसको यूज में ले सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ एडमिशन हो गया, डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल हो गया, ये सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प, ये सब के लिए यहाँ पे इसका एग्जांपल, ये आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा टाइप होता है ये डेटा मेड अप ऑफ लेटर एंड नंबर्स। कि भैया इसमें क्या होता है कि डेटा में अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं हमारे पास में, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। ये क्या हो सकता है, लॉन्ग कैरेक्टर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, आप इसे याद रखिएगा। वो करते हैं डेटा कंसोलिडेशन। अब देखिए डेटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप समझो कि आपकी बुक है, ठीक है, आपकी क्या है, एक बुक है और बुक के अंदर क्या है, बहुत सारे पेजेस हैं और उन सभी को एक साथ कंपाइल करके बुक बनाई गई है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो होता है अगर उसके पास में डेटा बहुत सारा होता है ना, उसी डेटा को एक जगह के ऊपर वो कंसाइज कर देता है एक एरिया के अंदर, तो उसे कोई कहा जाता है डेटा कंसोलिडेशन। तो इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इस तरीके से कहेंगे कि कंबाइनिंग ऑफ अ डेटा फ्रॉम अ वेरियस सोर्सेज इनटू अ सिंगल एरिया फॉर एन इजी एनालिसिस। तो वही होता है डेटा कंसोलिडेशन, कि मतलब बहुत सारे डेटा थे आपने एक जगह के ऊपर कंबाइन कर दिए, जैसे बुक होती है ना उसके अलग अलग पेजेस होते हैं, उसको कंबाइन कर देते तो एक बुक बन जाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो आता है सब टोटल। सब टोटल क्या है, जैसे कि इट इज अ फंक्शन, यहां पे ध्यान से देखना कि इट इज अ फंक्शन दैट कैलकुलेट द सब टोटल ऑफ अ रेंज ऑफ द वैल्यूज विद इन द लिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो कि आपने बहुत सारी बार देखा होगा आपकी जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं या फिर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है उसमें आपने देखा होगा कि टोटल हो जाता है वो जो कॉलम है पूरा उसका, तो वही होता है यहाँ पे कि जिसके अंदर की एक टेबल का या फिर लिस्ट ऑफ जो टेबल है उसका जल्दी से सब टोटल मिल जाए, वही होता है सब टोटल। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिनेरियो। अब सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियो को हिंदी के अंदर समझो, सिनेरियो का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करते तो क्या होता, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते तो क्या होता। तो ये क्या है कि ये एक अलग सिनेरियो है। तो इसी तरीके से क्या होता है, सिनेरियो को हम लोग डिफाइन करेंगे कि सिनेरियो इज अ फीचर दैट अलाउज टू क्रिएट एंड कंपेयर द डिफरेंट सेट ऑफ डेटा टू एक्सप्लोर द आउटकम्स और द पॉसिबिलिटी। बेसिकली ये जो सिनेरियो ये एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप है ना, अलग अलग डेटा के बेसिस के ऊपर देख सकते हो कि इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या आउटकम आएगा, इसको चेंज करेंगे तो क्या आउटकम आएगा, फिर पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ये आप उससे देख सकते हैं। फिर इसके बाद में इसमें जो सबसे पॉपुलर है ना एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है। तो हम लोग व्हाट इफ सिनेरियो को बोलेंगे कि एनालिसिस इन अ सिनेरियो यू कैन टेस्ट द डिफरेंट पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द चेंजेस इन योर डेटा। मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप सिंपल सा एनालिसिस करते हो जिसमें कि आप देखते हो कि अगर हमने जो हमारा इनपुट है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप ये खर्चा करोगे, अगर यहीं पर अगर 150 रुपए हो जाएंगे तो आपका खर्चा चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे कि इसकी जगह पर मैं 15 रुपए की पेटीज खा लूंगा, 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा, 15 रुपए का कुछ भी। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटीज आपने एक बार डिफाइन कर लिया कि अगर आपको इतनी पॉकेट मनी मिल जाए तो क्या होगा। और अगर वहीं पर याद ही हो जाएगी तो आप बोलोगे कि यार पेटीज भी हटा दो, वो भी हटा दो, बस एक समोसा खा लूंगा हर दिन, बस ये। ठीक है, समझ रहे हो कि मतलब कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग आउटकम को डिसाइड करते हैं, वो होता है व्हाट इफ सिनेरियो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है गोल सिक
देखिए गोल सिक क्या होता है, ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल सिक को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब कि जैसे कि एक प्रॉब्लम है, उसका सिंगल वेरिएबल सॉल्यूशन किससे मिलता है, वो मिलता है हमें गोल सिक से मिलता है। और फिर इसके बाद में अगर मान लो कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और आपको है ना ज्यादा चाहिए कि भैया हमारे तो थोड़े वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, तो इस केस के अंदर क्या करें, तो इस केस के अंदर जो आप लोग यूज में लेंगे वो लेंगे सॉल्वर को यूज में लेते हैं। सॉल्वर क्या है, सॉल्वर इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम विद द मल्टीपल वेरिएबल। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना SOLN, ये सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार क्या है कि आपके पास में मल्टीपल वेरिएबल हैं। तो अगर मल्टीपल वेरिएबल हैं तो उस केस के अंदर हम लोग सॉल्वर को यूज करते हैं और इसके अंदर हमारे पास में मल्टीपल वेरिएबल इनपुट होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक को हम लोग डिफाइन करेंगे कि हाइपरलिंक यूज टू नेविगेट बिटवीन द स्प्रेडशीट सेल्स एंड द अदर एरियाज ऑफ अ सेम और डिफरेंट फाइल और अ वेबसाइट और स्प्रेडशीट के। मतलब जैसे कि मान लो कि आपको है ना कोई भी एक, जैसे कि आप स्प्रेडशीट के ऊपर काम कर रहे हो और आपको किसी और स्प्रेडशीट के ऊपर जाना है, तो यहां पे जो आप यूज में लेते हैं ये लेते हैं हाइपरलिंक को, जिससे कि आप एक ही स्प्रेडशीट के अंदर दूसरी जगह के ऊपर जा सकते हैं, फिर किसी और फाइल में भी आप नेविगेट कर सकते हो उसके ऊपर क्लिक करके। फिर इसके बाद में इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है यहां पर रिलेटिव हाइपरलिंक, दूसरा होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो रिलेटिव हाइपरलिंक को आप सिंपल से याद रखो, रिलेटिव मतलब कि हमारे रिश्तेदार कैसे होते हैं, एक ही फैमिली के ही होते हैं ना। तो इसी तरीके से रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या होता है कि जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर जो सेल है हम लोग एक ही उसी स्प्रेडशीट के साथ में उसको लिंक कर देते हैं। तो यही होता है। हम लोग इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि हाइपरलिंक दैट आर स्पेसिफाइड इन द रिलेशन टू द करंट सेल लोकेशन एंड दे आर टिपिकली यूज अ पाथ दैट आर रिलेटिव टू द करंट फाइल लोकेशन। कि भैया ये वही पाथ फॉलो करते हैं, वही जो फाइल का पाथ होता है जिसके अंदर कि हम लोग अभी करंटली काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को हम लोग डिफाइन करेंगे कि स्पेसिफाई द फुल पाथ और द यूआरएल ऑफ अ सोर्स बीइंग लिंक्ड टू। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर लिखा होता है क्लिक करो, तो क्लिक करते आप उस दूसरे पेज के ऊपर चले जाते हो। वैसे यहां पे होता है कि एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जिसके अंदर कि आप उसके ऊपर देखते ही आप किसी और यूआरएल के ऊपर या फिर किसी फाइल की लोकेशन के ऊपर आप जा सकते हैं या फिर किसी और स्प्रेडशीट के डेटा पे आप लोग मूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है कि एनी वेबसाइट इसमें यूज में ली जाती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस का हिंदी में मतलब समझाता हूं। जैसे कि मान लो कि क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे हैं, सभी ने अलग अलग ड्रेस पहन रखी है या फिर एक जैसी ड्रेस अगर पहन रखी है, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि रो फर्स्ट का ये सेकंड कॉलम में थर्ड वाला बच्चा खड़ा हो जाए। तो इस तरीके से हो जाएगा, मैंने उस बच्चे को बोल दिया है, ठीक है। तो यही एक लोकेशन होती है कि हम लोग उस सेल को पुकार रहे हैं कि हाँ भैया तू ही बच्चा, तू ही सेल, तू खड़ा हो जा। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि सेल रेफरेंसिंग इन द स्प्रेडशीट इज अ प्रोसेस ऑफ रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक सेल और अ रेंज ऑफ सेल। क्या आप है ना एक कोई भी एक सेल को रेफर कर रहे हो, एक सेल को आप एक तरीके से कॉल कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर सेल रेफरेंस। अब देखिए सेल रेफरेंस को आप लोग इस तरीके से लिखते हैं कि रो का नाम लिखेंगे, जैसे कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो होते हैं CABC में होते हैं और जो रोज होती हैं वो होती है 1 2 3 में। तो C1 का क्या मतलब है कि C कॉलम है और रो में फर्स्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से B1 का मतलब ये है कि B कॉलम है, B कॉलम में फर्स्ट रो का जो सेल है वो हमें चाहिए। अब इसी तरीके से आप लोगों को बाकी के सेल भी देख लेने हैं। फिर इसके बाद में जो अगला आता है ना वो आता है कि सेल रेफरेंस विद द कीबोर्ड। कि आप कीबोर्ड के साथ में सेल रेफरेंस कैसे कर सकते हैं। माउस के साथ में कुछ भी नहीं करना हो तो माउस के अंदर जहां पे भी आपको जाना है, जैसे कि यहां पे जाना है तो आप माउस से यहां पर क्लिक कर देंगे तो ये इस सेल के ऊपर आपकी पोजीशन आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मान लो कि कीबोर्ड से सेल रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, इसके लिए आपके पास में 3 कंपोनेंट रहेंगे। सबसे पहला होगा पाथ एंड फाइल नेम। आपको सबसे पहले पाथ पता होना चाहिए, उसका पाथ डिफाइन करना है, फिर उसके बाद में फाइल नेम, फिर उसके बाद में शीट नेम और फिर लास्ट के अंदर उस सेल की लोकेशन आपको डाल देनी है कि हाँ भैया मेरे को D1 सेल में चाहिए और उसके अंदर जो भी आपका शीट का नेम है ये सब आप लिख करके उसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टिकी की। तो देखो स्टिकी की का मैं आप लोगों को सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके कि हाथ काम नहीं करते, दोनों हाथ एक साथ काम नहीं करते, वैसे आप है ना भगवान को थैंक्स करा करो कि आपको है ना सब कुछ दिया, भगवान ने आपको एक अच्छा शरीर दिया है, आप अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि सही ढंग से चल फिर भी नहीं पाते। तो भगवान का थैंक्स
सेंस करना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग है ना अच्छे से लिख नहीं पाते ना, तो उनको क्या होता है कि जैसे कि हम लोग तो शॉर्टकट होता है, जैसे कि कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है और उसके साथ में पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। तो कुछ लोग जो पर्सनल डिसेबल्ड होते हैं वो है ना, यहाँ पर क्या होता है कि उनको यूज नहीं कर पाते शॉर्टकट को, तो इसीलिए यहाँ पर स्टिकी कीज को यूज में लिया जाता है, जिससे कि वो एक से ज्यादा कीज को कमांड ना करे। तो हम लोग इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर होता है कि पीपल विद द डिसेबिलिटीज कैन नॉट यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट एंड कमांडिंग की स्टिकीज एंड अलाउ टू पुश देम वन की एट अ टाइम रेदर देन द मैनी की। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप सिंपल सा इसमें ये याद रखो कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करने के लिए दो से ज्यादा कीज को काम में लेते हैं, लेकिन जो स्टिकी की होती है ये क्या करती है कि उनको एक ही की प्रेस करने के लिए बोलती है रेदर देन कि वो बहुत सारी कीज को प्रेस करनी। समझ गए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टॉगल की। टॉगल की क्या होता है, जैसे कि इट इज एन द की दैट मेक्स एन ऑडिबल साउंड व्हेनेवर द कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक आर डिप्रेस्ड। जैसे अगर आप मान लो कि आपने नम लॉक दबाया तो आपको एक वार्निंग मिल जाएगी, वार्निंग नहीं एक साउंड आएगा, उसी तरीके से नम लॉक दबाए तो भी एक साउंड आ जाएगा। तो यही जो कीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं टॉगल कीज। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है साउंड सेंट्राई। क्या होता है, अब जैसे कि मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर यूज करते हैं, उनको हियरिंग प्रॉब्लम होती है, वो सुन नहीं पाते, तो उनके अंदर अगर कोई वार्निंग आएगी तो उनको कैसे पता लगेगा। तो इसीलिए उसका सॉल्यूशन क्या है कि उसका सॉल्यूशन ये है कि उनको फ्लैश करके दिखा दिया जाए। तो यही जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कि हम लोग उनको ऐसे फ्लैश करके टाइटल दिखाते हैं, वो होता है साउंड सेंट्राई। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि यूजर हैविंग द हियरिंग लॉस और हियरिंग डिफिकल्टीज और हु प्रेफर्ड अ विजुअल सिग्नल्स, या फिर जो कि विजुअल सिग्नल्स को ज्यादा प्रेफर करता है, साउंड सेंट्राई हेल्प्स द कंप्यूटर शो अ विजुअल वार्निंग इंडिकेशन टू द यूजर सच एज अ फ्लैशिंग टाइटल बार। उनको दिखा देता है कि हाँ भैया यहाँ पर एक वार्निंग है, वार्निंग के केस में उनको दिखा दिया जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ आर्किटेक्ट कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये याद रखना, एक होता है P2P जिसका की फुल फॉर्म होती है पीयर टू पीयर आर्किटेक्ट होता है। अब इस पीयर टू पीयर के अंदर क्या होता है कि डिवाइसेस कम्युनिकेट एंड शेयर द रिसोर्सेज डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट द नीड ऑफ द सेंट्रल सर्वर। इसके अंदर सेंट्रल सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो डिवाइसेस हैं वो आपस में आसानी से रिसोर्सेज को क्या कर सकती हैं, आप ये बोल सकते हो कि आसानी से उनको यार क्या बोल रहे थे, शेयर कर सकती हैं। ठीक है, शेयर कर सकती हैं। हाँ, शेयर से मेरे को याद रहा, अपने दोस्त के साथ में भी शेयर कर देना, उसकी ये वीडियो ना छूट जाए कहीं, फिर वो मेरे को आके बोलेगा कि भैया आपने तो वो वीडियो डाली ही नहीं थी, तो इसीलिए उसके साथ में जरूर से शेयर कर देना। ठीक है। फिर जो सेकंड होता है, सेकंड हमारे पास में आर्किटेक्ट होता है, वो होता है क्लाइंट सर्वर होता है। इसके अंदर सिंपल सा क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में जो रिसोर्सेज हैं उनका कम्युनिकेशन होता है और उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। फिर इसके बाद में जो अगले आते हैं, ये आते हैं नेटवर्क। तीन तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो नेटवर्क है वो होता है लैन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बेसिकली आप एक स्मॉल एरिया के लिए यूज में लिया जाता है, जैसे कि होम हो गया, ऑफिस हो गया, इनके लिए हम लोग लैन को यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आता है वैन। वैन होता है एक वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि क्या होता है कि एक लार्जर एरिया के लिए यूज होता है, जैसे कि हमारी कंट्री है, एक कंट्री है ना, कंट्री के अंदर जो नेटवर्क यूज होता है वो होता है वैन। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैन। अब ये मैन वो मर्द नहीं है, ये मर्द नहीं है, ये यहां पर ध्यान से इसकी फुल फॉर्म देखो, इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि क्या होता है कि जैसे कि वैन तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मान लो कि आपको आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए कनेक्शन पूरे नेटवर्क चाहिए, तो आप क्या करोगे, लैन को यूज करोगे। लैन तो इतनी बड़ी होती नहीं, लैन का तो इतना कवरेज भी नहीं होता, तो इसीलिए यहां पर मैन को डिसाइड करा गया कि जो क्या है ना, जो लैन है उससे तो बड़ा होगा, लेकिन जो वैन है उससे छोटा होने वाला है। तो यही होता है मैन। मैन, ठीक है, मैन मतलब मर्द नहीं होता, यहां पे इसमें कुछ और ही होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंटरनेट। क्या होता है, तो इंटरनेट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ अ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क विच कनेक्ट्स द बिलियंस ऑफ द पीपल्स यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल। कि इंटरनेट वो चीज होती है जिससे कि जो लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं ना कनेक्ट हो जाते हैं, और एक सिंपल से एक नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम होता है। ये बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड हो जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। अब इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि www। 3W का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ कनेक्टेड हाइपरटेक्स्ट पेजेस एंड मे बी एक्सेस्ड ऑनलाइन।
इसका मतलब ये हुआ कि भैया www जो है ना बेसिकली कलेक्शन होता है, जितने भी हमारे कनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट पेजेस होते हैं ना उनके कलेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, एंड जो कि ऑनलाइन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलाउज द यूजर टू एक्सेस एंड व्यू द वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिससे कि जो यूजर है वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जाकर के उन पेजेस को एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है और बाकी के उसकी जितनी भी यूजफुल है वो सब चीजें वो वहां से कर सकता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? बेसिकली वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर द वेबसाइट और द फाइल और अ डॉक्यूमेंट। जैसे कि अभी यूट्यूब है, अब यूट्यूब का एक एग्जांपल दूं तो यहां पर मैंने एक वीडियो बनाई, अब ये वीडियो तो मेरी डिवाइस में होगी, अब आपको कैसे मिलेगी? तो यहां पे क्या होता है कि मैं इस वीडियो को मेरी डिवाइस से यूट्यूब के सर्वर के ऊपर अपलोड करता हूं। अब जब सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिया फिर उसके बाद में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास में YouTube एक नोटिफिकेशन भेजेगा। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन भेजेगा तो आप क्या हो गए? क्लाइंट हो गए, और YouTube के सर्वर के ऊपर अब मेरे अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधी वीडियो सर्वर से और आपके बीच में कनेक्शन हो गया। तो ये कनेक्शन होता है, और इसी तरीके से जो सर्वर है उसका काम सिंपल सा होता है कि वो जो है हमारी वेबसाइट के डेटा को या फिर जो हमारे मतलब कि डेटा को स्टोर करने का काम होता है वेब सर्वर का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। इसके एग्जांपल याद रख लेना, देखो एग्जाम के अंदर ये आ सकता है। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर क्या होता है? ऑफलाइन के नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर अ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट अलाउज द यूजर टू क्रिएट एंड एडिट द ब्लॉग पोस्ट ऑफलाइन। कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे कि जो यूजर है वो आसानी से ऑफलाइन में ब्लॉग पोस्ट को जनरेट कर सकता है और उसको शेयर कर सकता है अपने दोस्तों के साथ में, फिर जिनके भी साथ में वो करना चाहे। इसके अंदर इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे कि इसका नाम, इसके एग्जांपल क्या किए हुए हैं? क्यूमाना सॉरी। और फिर इसके बाद में विंडो लाइव राइटर हो गया, ब्लॉग डेस्क हो गया, ये कुछ हैं ब्लॉग के ऑफलाइन हैं। ये वर्जन थोड़े याद रखना, अभी याद रख लो। एक तो ब्लॉग डेस्क तो तुम्हें याद ही हो गया, दूसरा याद रख लो विंडो लाइव एडिटर, फिर तीसरा नाम याद रख लो क्यूमाना। ठीक है, क्यूमाना आप इसको याद रख सकते हो। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है न्यूज ग्रुप का और ब्लॉग का। तो देखो न्यूज ग्रुप क्या होता है? न्यूज ग्रुप का मतलब ये होता है जैसे कि एक मैं आपका ग्रुप बना दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो आप सभी का एक मैं ग्रुप बना दूं और मैं बोल दूं कि आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी एक जैसा बोलोगे, आप बोलोगे कुछ बोलेंगे उसका अगेंस्ट में, कुछ बोलेंगे उसके फेवर में, और कुछ कुछ आप लोग सभी लोग बोलते रहोगे। तो बेसिकली यही एक डिस्कशन जिसके अंदर की लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर की लोगों की बातें सुनी जाती हैं, उसे कहते हैं हम लोग न्यूज ग्रुप। तो हम लोग न्यूज ग्रुप को बोलेंगे कि न्यूज ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल in which the peoples can give their opinion on a particular topic। कि जो लोग हैं वो एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो कि उस ग्रुप में डिस्कस हो रहा है। लेकिन वहीं पर ही जो ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर डिफरेंस ये होता है कि ब्लॉग इज अ वेबसाइट ऑन विच द ऑथर और अ ग्रुप ऑफ पीपल पोस्ट एन आर्टिकल ऑन द वेबसाइट एंड यूजर कैन रीड ओनली एंड इट कैन कमेंट ऑन आर्टिकल। तो यहां पर क्या होता है कि जो यूजर है ना सिर्फ और सिर्फ उसको आर्टिकल पढ़ने को मिलता है, और जो क्रिएट करते हैं वो ऑथर करते हैं, फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड उस आर्टिकल को लिखते हैं। और यहां पर जो यूजर है सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर सकता है। उसका दुख बड़ा है कि वो उनके साथ में डिस्कशन में पार्ट नहीं कर सकता। इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ रियल टाइम और ऑनलाइन कम्युनिकेशन मेथड दैट इनेबल्स द यूजर टू सेंड एंड रिसीव द मैसेज। कि एक ऐसी कम्युनिकेशन मेथड होता है जिससे कि जो यूजर है वो आसानी से सेंड भी कर सकता है मैसेज को, रिसीव भी कर सकता है। अब ये दो तरीके से होता है। एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे कि व्हाट्सएप है और गूगल टॉक है। इनमें क्या होता है कि एक आपको सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे कि आप लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो, इसके अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है ये। और दूसरा होता है वेब बेस्ड, जिसको कि आप है ना वेब ब्राउजर के अंदर ऑपरेट कर सकते हो और इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है मीबो और IMO, एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, डेटाबेस होता क्या है। तो देखो फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आपके क्लास के अंदर है 100 स्टूडेंट। अब ये जो 100 स्टूडेंट है इनका अलग अलग डेटा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सभी का हाइट अलग होगी, सभी का वेट अलग होगा, सभी का बोल सकते हैं कि मोबाइल नंबर अलग होंगे। तो ये सब चीजें जो अलग हैं इनको जैसे कि एक फॉर्मेट के अंदर अगर हम कर दे तो उसको कहते हैं डेटाबेस। इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर आपको मान लो कि रोहित है, रोहित का आपको मोबाइल नंबर देखना है तो उसके अंदर मिल जाएगा। वहीं पर अगर श्याम का देखना है तो श्याम का डेटा आपको उसमें मिल जाएगा। तो मतलब पूरा जो डेटा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर करने को ही
डेटाबेस कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास में हो जाएगी कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ अ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अ डेटा विच इज अवेलेबल फॉर वन और मोर यूजर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज और अपडेट। कि इसको आसानी से एक्सेस भी किया जा सकता है, इसको मैनेज भी किया जा सकता है और इसको अपडेट भी किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि कंसीडरिंग द नेम्स, टेलीफोन नंबर्स एंड द एड्रेस ऑफ द रिलेटिव के एड्रेस वगैरह, ये सब चीजों को डेटाबेस कहा जाएगा। अब इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कैरेक्टर। कि कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर होता है कि द वैल्यू और अ डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर, नंबर और ए स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग लेटर के अंदर डेटा दे सकते हैं, या फिर एट द रेट हो गया, या फिर जैसे कि देखो ये एट द रेट हो गया, या फिर ऐसे डॉलर का साइन हो गया, या फिर ये हैशटैग हो गया। अगर ये हैं तो ये भी क्या है? ये कैरेक्टर हैं जो कि एक डेटा के लिए यूजफुल होते हैं। और दूसरा आता है कि फाइल। फाइल क्या होता है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड रिकॉर्ड। जो भी बहुत सारे अगर आपके पास में रिकॉर्ड है तो उनका सभी का कलेक्शन क्या होता है? वो होता है फाइल। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसके अंदर आता है कि कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। देखो यार, ये जो है ना, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से ही आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। ऐसे आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर को डिफाइन करो, हार्डवेयर को डिफाइन करो, या फिर डेटा को डिफाइन करो। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा कोई भी नंबर हो सकता है या फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको कि हम लोग एंटर करते हैं। तो डेटा की डेफिनेशन सिंपल सी हो जाएगी कि इट इज ए रो नंबर और ए कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर सब कुछ आ जाएगा, लेटर भी आ जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। और इसी के साथ में फैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए वैल्यू। एक वैल्यू से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डेटा। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट, स्टोर एंड प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर की 1000-2000 लोग हैं, तो अब 1000-2000 लोग हैं, उनको बहुत सारा डेटा होगा, तो उसको प्रोसेस भी करना होता है, उसको एनालाइज भी करना होता है, उसको स्टोर भी करना होता है। तो ये इसी को ही डेटा कहते हैं। एंड जो डेटा होता है ये कैसा होता है? इट एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। डेटा ही यहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अब इसके बाद में जिसका अगला कंपोनेंट आता है वो आता है सॉफ्टवेयर। तो देखो सॉफ्टवेयर को ध्यान से समझो। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक होता है स्टोर्ड डेटा और एक होता है यूजर। तो यूजर और जो स्टोर्ड डेटा होता है उनको इंटरेक्ट करने के लिए ना कोई एक प्रोग्राम की जरूरत होती है, तो वही प्रोग्राम के सेट को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहां पर ये हो जाएगी कि इट इज द सेट ऑफ द प्रोग्राम दैट लाइज बिटवीन द स्टोर्ड डेटा एंड द यूजर ऑफ अ डेटाबेस एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कंट्रोल किया जा सके और जो यहां पर है मैनेज किया जा सके जो भी हमारा डेटाबेस है उसको। अब इसके लिए हम लोग कौन से जो हैं उनको सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जैसे कि MySQL हो गया या फिर Oracle हो गया, इन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद में आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो कि कंप्यूटर वगैरह होते हैं ना, जिनको कि हम लोग हार्डली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जिनको टच कर सकते हैं, वही होता है हार्डवेयर। ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये रहेगी कि इट इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन और अ डेटाबेस विच कंसिस्ट ऑफ अ secondary storage devices such as magnetic disk, optical disk on which the data is stored। तो मतलब आप सिंपल सी बात है, हार्डवेयर को ये याद रखो कि एक ऐसे फिजिकल डिवाइस जिसके अंदर कि हम लोग हमारे डेटा को स्टोर करने वाले हैं। अब इसका जो लास्ट कंपोनेंट आता है वो आता है यूजर। यूजर क्या होता है? बेसिकली आप यूजर हो तो आपको क्या करना है कि आपके बिजनेस के लिए चाहिए, तो आपको अपने बिजनेस के लिए उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो वही होता है भैया यूजर। तो यूजर को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट इज द पर्सन हु नीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टू कैरी आउट प्राइमरी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। की उसको डेटाबेस से कुछ डेटा चाहिए अपने प्राइमरी बिजनेस को चलाने के लिए। सिंपल सा है, आप समझ गए हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फीचर ऑफ डेटाबेस। की डेटाबेस के क्या क्या फीचर है? तो इसका सबसे पहला फीचर है वो है टेबल्स। तो टेबल्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रिलेशनल डेटाबेस, जिसको कि हम लोग RDBMS भी कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। मॉडल वेयर ऑल द एक्चुअल डेटा इज डिफाइंड एंड एंटर। की मतलब भैया ये पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डेटा को बनाने के लिए, जिसके अंदर की सारे डेटा को एंटर किया जाता है और एक डेटा एक टेबल की फॉर्म में होता है। एंड अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ मैनी टेबल। और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल हो सकती हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मच टेबल्स आर इन अ डेटाबेस। तो आप बोलेंगे कि एक से ज्यादा टेबल्स हो सकती है उसमें। देन फिर इसके बाद में यहां पर है कि टेबल जो कि रिलेशंस भी कहते हैं हम लोग, कंसिस्ट ऑफ अ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड्स जो कि रोज होती हैं एंड द फील्ड्स जो कि कॉलम होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि
टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और इसके अंदर ये एक कॉलम है और ये जो है ना ये एक सेल है जिसके अंदर कि हम लोग डेटा एंटर करेंगे, यही होता है सेल, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है यहां पर फील्ड और डेटा आइटम। तो यहां पर फील्ड और डेटा आइटम को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज एन एरिया विद इन द रिकॉर्ड रिजर्व्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा। कि भैया ये जो एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा के लिए रिजर्व्ड है, उसके अंदर और कोई डेटा नहीं आ सकता। एंड इट इज द इंडिविजुअल सब कंपोनेंट ऑफ वन रिकॉर्ड, इट कंटेन्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स। और इसके अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने भी सेट हो सकते हैं कैरेक्टर के। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल ये है कि कस्टमर नंबर हो गया, कस्टमर नेम हो गया, स्ट्रीट एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, स्ट्रीट हो गया, फोन नंबर वगैरह, ये सब चीजें क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड है कि भैया अगर कस्टमर नंबर का है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नंबर ही आएंगे और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं आएगा। कस्टमर का नेम है तो वहां पर नेम ही आएगा, तो ये यहां पर याद रखना है। फिर इसके बाद में इसका थर्ड जो फीचर है वो है हमारे पास में रिकॉर्ड। तो देखो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम ऑफ ऑल द फील्ड इंफॉर्मेशन। जितने भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं, pretending to a one entity or a complete unit of information that is a person, company और ट्रांजिशन एक्सेट्रा। अगर ये सब चीजें होती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। और जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल इज आल्सो नोन एज रो, एंटिटी और ट्यूपल। ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि रो को और क्या कह सकते हैं, एंटिटी भी कह सकते हैं और इसको हम लोग ट्यूपल भी कह सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वेरीज। क्वेरीज क्या होता है भैया, तो क्वेरी को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट इज द इंक्वायरी इनटू द डेटाबेस यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट। कि भैया ये इंक्वायरी होती है किसी भी डेटाबेस के अंदर कौन से कमांड को यूज करके, सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके किया जाता है। एंड फिर इसके बाद में यहां पर आगे है, दीज स्टेटमेंट्स गिव यू फिल्टर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन स्पेसिफिकेशन इंडिकेटिंग द फील्ड। मतलब कि जैसे कि मान लो कि आपके पास में एक पूरा पूरा डेटाबेस है, उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली आयुष नाम है, आयुष नाम की डिटेल निकालनी है, तो आप आयुष सर्च करोगे तो पूरे पूरे डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा कि भैया आयुष की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिल जाएगी। तो यही होता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो डेटा मिल जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस सर्वर क्या होता है, डेटाबेस सर्वर हम लोग बोलते हैं कि मे बी रेफर टू द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रन अ डेटाबेस। कि भैया जो हमारे डेटाबेस है उसको रन करने के लिए जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस सर्वर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अभी तक था डेटाबेस का, अब इसके बाद में आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भैया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट, मेंटेन डेटाबेस एंड कंट्रोल ऑल द एक्सेस टू द डेटाबेस। भैया ये पूरा पूरा एक प्रोग्राम होता है जिससे कि हम लोग है ना, यूजर जो है वो क्रिएट भी कर सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता है और उसी के साथ में जो कंट्रोल भी कर सकता है कि इसको कौन कौन यूजर एक्सेस कर पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप के ऊपर एक होता है एडमिन, ठीक है। एडमिन मतलब क्या होता है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ वही कंट्रोल करता है कि ग्रुप के अंदर क्या होगा, कि मैसेज कौन करेगा या नहीं करेगा, उसको रिमूव करना, ऐड करना, वो सब कुछ भी यहाँ पे डेटाबेस में कंट्रोल होता है। एंड ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। की कंप्यूटर बेस्ड जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। एंड द प्राइमरी गोल, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। तो यार ये गोल याद रखना, तो यहां पर गोल क्या है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, द डीबीएमएस, मतलब यार क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, तो द रोल ऑफ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट फॉर अ यूजर टू रिट्राइव एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। कि भैया ये एक कन्वीनियंट है और एक एफिशिएंट वे है जिससे कि जो यूजर है उस डेटा को रिट्राइव भी कर सकता है और उसको आसानी से स्टोर भी कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। एंड फिर इसके बाद में इट एक्ट एज एन द इंटरफेरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। कि भैया एक तरीके का ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे कि जो भी स्टोर्ड डेटा है उसके साथ में जो यूजर है वो इंटरफेरेंस कर पाएगी। इंटरफेरेंस का मतलब है कि वो एडिट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, जो भी उसकी मर्जी हो वो अपने अकॉर्डिंग कर सके। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि हमारे जो डीबीएमएस के फायदे क्या है, हम लोग इसे क्यों यूज में लेंगे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज प्रेफर्ड। तो उसके अंदर आपको ये 5 से 6 पॉइंट लिखने होंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर ये है कि इट रिड्यूसेस द रेडंडेंसी। रेडंडेंसी का मतलब होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटा
बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीबीएमएस की हेल्प से क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम है, मतलब कि एक तरीके से डेटा को कॉपी करना है, जैसे कि लोग अब वीडियोस या फिर कंटेंट को कॉपी करते हैं, वैसे यहां पे होता है कि डेटा को कॉपी करना यहां पे मुश्किल हो जाता है। देन फिर इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहां पर डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब ये होता है कि द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी शेयर्ड अमंग द मल्टीपल यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। कि भैया इससे एक फायदा ये होता है कि आप आसानी से ना बहुत सारे लोगों के बीच में जो डेटा है उसको आसानी से शेयर कर सकते हो। कि जैसे कि मान लो कि अभी ये यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर क्या है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जो भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन है वो मैं उनको इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूं। फिर इसके बाद में जो सेकंड हमारा मतलब थर्ड पॉइंट है वो है डेटा सिक्योरिटी। द डीबीएमएस इंश्योर दैट द एक्सेस ऑफ अ डेटाबेस इज ओनली डन थ्रू एन ऑथराइज्ड यूजर। अब देखिए डेटा की सिक्योरिटी रहती है डीबीएमएस के अंदर कि यहां पर जैसे कि मैंने अगर डिजाइन किया, अगर मैं इसका एडमिन हूं तो मेरे पास में पूरी अथॉरिटी है कि इसको कौन देख पाएगा कौन नहीं देख पाएगा। तो ये जो पूरी डेटा सिक्योरिटी हमें मिलती है। फिर सेकंड आता है कि मल्टीपल व्यूज ऑफ अ डेटा के यहां पर मल्टीपल व्यूज मिल जाते हैं किसी भी डेटा को, कि कोई एडिट करना चाहता है, कोई बोलता है कि जैसे कि एक टीम होगी, अब टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने मेरा कोडिंग काम किया, कोई बोल रहा है कि आप इसका कलर चेंज कर दो, कोई बोल रहा है कि भैया आप इसका फॉन्ट चेंज कर दो। तो ये क्या होता है कि मल्टीपल व्यूज ऑफ अ डेटा हो जाता है। फिर इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि डेटा इंडिपेंडेंट सिस्टम की यहां पर जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट रहता है एंड डेटा डिस्क्रिप्शन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये इंडिपेंडेंट रहता है, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है उसके साथ में इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। देन फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है इसका वो यहां पर आता है बैकअप एंड रिकवरी। अब यहां पर बैकअप एंड रिकवरी में क्या होता है कि द डीबीएमएस प्रोवाइड अ बैकअप एंड द रिकवरी सब सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर डेटा फ्रॉम द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर फेलियर। जैसे कि मान लो कि आपका सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, तो सॉफ्टवेयर फेलियर के केस के अंदर क्या होगा कि आपका जितना भी डेटा है वो उड़ जाएगा, हार्डवेयर फेलियर के अंदर भी आपका डेटा उड़ जाएगा। तो इसके अंदर डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता, आपका जो डेटा है वो आसानी से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू डेवलप द एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड्स। जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला कि भैया हमें ना डीबीएमएस के शॉर्ट नोट्स दे दो, भैया हमें ना पूरा एक सिलेबस का रिवीजन दे दो। ये क्या है, ये है आपकी नीड्स है। अब इस नीड्स को कौन फुलफिल कर रहा है, मैं फुलफिल कर रहा हूं। तो इसी तरीके से जो डीबीएमएस है इसमें क्या होता है कि ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की आसानी से यूजर की नीड्स को देख करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। देन फिर इसके बाद में अच्छाइयां ही नहीं है, अब इसकी कुछ बुराइयां भी है, इसके डिसएडवांटेज भी है। तो इसका सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो है यहां पर कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपको कहीं पे भी किसी का भी डिसएडवांटेज है तो आपको सिंपल सा सबसे पहली बात तो कॉस्ट को ही डाल देना है। फिर इसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है डेटाबेस फेलियर। इसके अंदर डेटाबेस बहुत बार फेल भी हो जाते हैं, जो डेटा होता है वो उड़ भी जाता है। और इसी के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और लास्ट है कि लोअर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा कम होती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है की फील्ड्स। तो देखो की फील्ड्स क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये हमारा 3 कॉलम बना दी मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया आईडी और यहां पर मैंने लिख दिया नाम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो नेम वाला कॉलम है ना, इसके अंदर पूरा नेम ही रहेंगे सभी के। आईडी है तो उसके अंदर आईडी ही रहेगी। तो ऐसा जो होता है उसको ही हम लोग कहते हैं की। और की क्या होता है, की को हम लोग अभी एक बार डिफाइन करते हैं। की डेफिनेशन हमारे पास में ये रहती है कि द की इज डिफाइंड एज द कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम, कॉलम नहीं सेट ऑफ कॉलम भी हो सकता है, ऑफ अ डेटाबेस व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन अ रिलेशन। कि यहां पर जो हर एक रिकॉर्ड है उसको आसानी से यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पे दिया हुआ है कि इफ अ टेबल हैज एन आईडी नेम एड्रेस एज अ कॉलम नेम्स देन ईच वन इज नोन एज द की ऑफ फॉर दैट टेबल। कि भैया एक टेबल है, टेबल के अंदर आपके पास में 3 कॉलम है, तो इनके अंदर जो 3 है अलग अलग, जैसे कि आईडी है तो आईडी एक की हो गया, नेम है तो नेम एक की हो गया, एड्रेस है तो एड्रेस एक की हो गया है। फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ की फील्ड कौन से होते हैं, सबसे पहले आती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की अ फील्ड और अ सेट ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इज नोन एज प्राइमरी की। देखो ये मैंने स्पेलिंग में थोड़ी गलती कर दी, लिख लेना प्राइमरी के तो ऊपर सही लिखी हुई है कि तो भैया यहां पर सिंपल सी बात है कि यार एक सेट ऑफ फील्ड होता है जिसके अंदर की जो यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड होता है हर एक टेबल के अंदर।
अंदर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्राइमरी की मस्ट हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उसके पास में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि डजंट अलाउ नल वैल्यूज, इसके अंदर नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इट हैज द यूनिक इंडेक्स, और इसकी यूनिक इंडेक्स होनी चाहिए। लास्ट में है कि इट अलाउज द नंबर एंड द टेक्स्ट बोथ, इसके अंदर नंबर और टेक्स्ट अलाउड होना चाहिए। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। एग्जाम के अंदर आ जाएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्राइमरी की। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आती है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स विच आर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच ट्यूपल ऑफ अ रिलेशन आर नोन एज कैंडिडेट की। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ईच रो द वैल्यू ऑफ अ की मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाई दैट रो की। मतलब जैसे कि एक रो है, रो के अंदर जैसे कि नाम है, नाम के आगे उसका आईडी लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे कि रो समझ रहे हो ना, रो इस तरीके से होती है, ये होती है, ये होती है रो। ठीक है, रो के अंदर सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि उसका नाम है, ठीक है, नाम उसका कुछ भी होगा, फिर उसके बाद में आगे उसकी आईडी होगी, फिर उसके बाद में आगे उसका फोन नंबर होगा। तो ये जो पूरा का पूरा है, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, वही होती है कैंडिडेट की। ठीक है, और यहां पर जो ट्यूपल है, ट्यूपल का मतलब हमने अभी अभी पढ़ के आए थे, रो ही होता है ये। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि नो एट्रीब्यूट इन द की कैन बी डिस्कार्डेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और यहां पर जो है कि कोई भी एट्रीब्यूट की नहीं है जिससे कि जो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। देन फिर इसके बाद में आती है फॉरेन की। फॉरेन की ऐसा नहीं होता कि बाहर वाले लोग होते हैं, ये नहीं होता भैया, इसके अंदर फॉरेन की का मतलब अलग होता है। फॉरेन की का हाँ मतलब तो यही होता है कि दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्शन, मतलब कि दूसरे की जो की है उसके साथ में इंटरेक्शन को ही हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि अ फील्ड ऑफ अ टेबल रिलेशन दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज रेफर्ड एज ए फॉरेन की। मतलब ये हुआ कि जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की है ना, उसको अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की। देन फिर इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट आता है जो कि है यहां पर कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अ फॉरेन की। कि जो दो टेबल है उनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप बिठानी है तो वहां पे आप लोग फॉरेन की को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है वो ये है कि अ टेबल में हैव द मल्टीपल फॉरेन की एंड ईच फॉरेन की कैन हैव द डिफरेंट रेफरेंस टेबल की। मतलब कि एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती हैं और उनकी जो रेफरेंस टेबल है वो भी अलग अलग हो सकती है। देन फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आरडीबीएमएस। इसकी फुल फॉर्म ही याद रख लो, फुल फॉर्म है इसके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये आरडीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ रिलेशन। की जो डेटा को स्टोर करता है टेबल की फॉर्म में वो होता है आरडीबीएमएस। एंड रिलेशनल डेटाबेसेस आर पावरफुल सो रिक्वायर अ फ्यू एजम्पशंस अबाउट हाउ डेटा इज रिलेटेड और हाउ इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा। कुछ फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली जो फुल फॉर्म आती है वो आती है डीबीएमए, जिसका की होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस जो कि होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और फिर इसके बाद में आता है लेन जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये मैन याद रखना भाई साहब, ये मैन वो आदमी नहीं है, ये अलग नेटवर्क है जो कि है मेट्रोपोलियन नेटवर्क। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहां पे कि वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पेन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। डब्ल्यूडब्ल्यू क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और वाई मैक्स क्या होता है, वो होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपोलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस। फिर इसके बाद में बीडब्ल्यूए क्या होता है, ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस। फिर इसके बाद में एचटीएमएल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हमने थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया।